हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो आज मैं यूथ कंपटीशन की महत्वपूर्ण बुक है उसी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न नेट में आए हुए हैं और उसी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनिक अपभ्रंश से हुआ है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि किस भाषा का जो विकास है वो सौर सैनिक अपभ्रंश से माना जाता है। और तो देखेंगे हम। ऑप्शन है गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी और है मराठी। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही। सौर सैनिक अपभ्रंश से मूल रूप से 4 भाषाएं विकसित होती हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी विकसित होती है, गुजराती है, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। ये प्रमुख 4 भाषाएं विकसित होती हैं सौर सैनिक अपभ्रंश से। इसके बाद है दूसरी, जिसमें है प्राचीन भाषा से सिंधी भाषा का विकास होता है। पैसाची से जो विकसित होती हैं भाषाएं वो हैं लहंदा और पंजाबी। मागधी से है बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया। ये प्रमुख भाषाएं हैं। बिहारी हिंदी से 3 भाषाएं विकसित होती हैं। वो है अवधी बिहारी हिंदी से 3 भाषाएं प्रमुख विकसित होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। 3 भाषाएं हैं बिहारी हिंदी की। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी के नाम से ये हम जानते हैं। इसके बाद है असमिया और उड़िया भाषा। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आ जाती है। पूर्वी हिंदी की 4 भाषाएं हैं, जिसे हम अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 भाषाएं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्र की भाषा है जो मराठी है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद हम देखेंगे शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था और किसने किया था। शिव सिंह सरोज महत्वपूर्ण रचना है। शिव सिंह सरोज ऐतिहासिक ग्रंथ है और देखेंगे इसका प्रकाशन कब हुआ था। और व्याख्या है इसकी। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन लखनऊ में 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। यह ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखक हैं। इन्होंने वर्णानुसार पद्धति पर लिखा है और तथा इसमें कविता का उदाहरण भी दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण इनका जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज सेंगर के द्वारा लिखा हुआ है। और इनके जो ऐतिहासिक परंपरा है वो वर्णानुसार पद्धति के आधार पर इन्होंने इतिहास का लिखा है। जैसे कि का, फिर खा, फिर गा जो ऐतिहासिक कवियों का उल्लेख किया है। और जैसे का वर्ड में कितने भी कवि होंगे वो सारे के सारे एक साथ इन्होंने लिखे हैं। ऐसा नहीं है काल विभाजन के आधार पर कि जैसे आदिकाल में अलग होंगे, भक्तकाल के अलग होंगे और रीतकाल के अलग होंगे। लेकिन उन्होंने वर्ड के आधार पर किया है, चाहे वो भक्तकाल के हों, रीतकाल के हों, किसी के भी हों। इस आधार पर इन्होंने अपना जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है उसकी पद्धति वर्णानुसार है। वर्ड क्रमानुसार है। तो वर्ड क्रमानुसार ये पद्धति इन्होंने लिखी है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं है, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास अब एकदम नहीं। किसका ये महत्वपूर्ण कथन है, ऐसा पूछा है इस प्रश्न के माध्यम से। ऑप्शन है मुनि जिन विजय हैं, राहुल साकृत्यायन है, हजारी प्रसाद हैं और हैं विश्वनाथ प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 सही, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये प्रमुख लाइन दी गई है। हजारी देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। हजारी प्रसाद क्या कहते हैं व्याख्या के आधार पर। इनका कहना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल
नामक पुस्तक में पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहते हैं। संक्षेप में उनकी साहित्यिक दृष्टि से परीक्षा कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। इनका मानना है कि अगर हम कोई कथा वो ग्रंथ लिखते हैं तो उसकी पहले परीक्षा हमें काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, कथा की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने माना है। इतिहास की दृष्टि से क्योंकि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, और पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। ऐसा बोला है इन्होंने कि जो पुरानी रचनाएं हैं वो काव्य की दृष्टि से उनका उल्लेख होना चाहिए, इतिहास की दृष्टि से नहीं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न है, प्रश्न नंबर है इसमें 4। प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमान सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस रचना में मिलता है, ऐसा इन्होंने पूछा है और बताना है कि किस रचना में ये सब मिलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, हमीर काव्य है, कीर्ति कौमुदी है, कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कीर्ति लता। कीर्ति लता विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें इन्होंने 15वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मुसलमान और हिंदू सामंतों का उल्लेख किया है, जिसमें है इन्होंने बताया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास में कीर्तिलता के लिए यह कहा है कि कवि की लेखनी चित्रकार की उस तूलिका के समान नहीं है जो छापा और आलोक के सामंजस्य से चित्रों का ग्राह बनाती है, बल्कि उस शिल्प की कांटी के समान है जो मूर्ति को भित्ति मात्र में उभार देता है। ये प्रमुख इनका कथन है। और उस काल के मुसलमानों का, हिंदुओं का, सामंतों का, शहरों का, लड़ाइयों का, सेना का, सिपाहियों का इतना जीवंत और यथार्थ वर्णन यंत्र मिलना कठिन है, ऐसा इन्होंने कहा है। कि जो कीर्तिलता विद्यापति की है उसमें एकदम सटीकता से, एकदम सजीवता से उन्होंने चित्रण किया है विद्यापति जी ने अपनी रचना कीर्तिलता में। तो कीर्तिलता के लिए द्विवेदी जी कहते हैं कि गद्य में तो संस्कृत पदावली का प्राचार्य है, पद में दोहा और छप्पय में अपभ्रंश के निकट जाने का प्रयत्न है, परंतु हरिगीतिका आदि छंदों में मैथिली का पुट भी मिलता है। ये उनके उस रचना की विशेषताएं इन्होंने दी हैं कीर्तिलता की। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसी ने किसके द्वारा कहलवाया है। महत्वपूर्ण ये तथ्य है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। निवेदन करूँगी कि जिन लोगों के पास ये नहीं है उसे नोट डाउन जरूर कर लें वो लोग। अगुनहि सगुनहि नहु कछु भेदा, और कहा है कि तुलसी ने किसके द्वारा कहलवाया है। ऑप्शन है शिवजी, कांगभूषणी, भारद्वाज, तुलसीदास की स्वयं ही युक्ति है। तो किसने कहा है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही। आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही, यानी कि शिवजी के द्वारा इन्होंने यह युक्ति कहलवाई है।
और राम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। रामचरितमानस में शिव जी पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, गवाहे मुन पुराण बंधु सब भेदा, अगुन और अपूर्व अलख अज जोही, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अर्थात सगुण और निर्गुण में कोई कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निराकार है, अव्यक्त है, अजन्मा है, वही भक्तों में प्रेम बस सगुण हो जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा है कि पुष्टमार्ग का जहाज जात है, सो जाकू कछु लेना हो सो ले। महत्वपूर्ण ये युक्ति है। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा है पुष्टि मार्ग का जहाज? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, छित स्वामी और हैं विठल स्वामी। सूरदास भी मृत्यु पर स्वामी विठल की मृत्यु पर सूरदास जी की मृत्यु पर गोस्वामी विठल दास ने 84 वैष्णव की वार्ता, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, इनकी रचना है। और 84 वैष्णव की वार्ता में कहा है कि पुष्टमार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले। मतलब सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है वल्लभाचार्य ने, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास में संबंधित युक्ति विचार किस आलोचक का है? ये पूछा है कि सूरदास में जो विचार दिए हैं वो किस आलोचक के हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेंद्रेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और है हरवंश लाल शर्मा। ये प्रमुख नाम हैं। देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सूरदास की रचना सूरसागर के लिए निम्नलिखित वाक्यों को कहा है। पहला वाक्य है सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। बहुत बार प्रश्न बनता है कि कौन सी रचना है जिसमें सूरदास की जो दृष्टकूट पद मिलते हैं, तो याद रखिएगा सूरसागर में जो मिलते दृष्टकूट पदों का उल्लेख है वो सूरसागर में किया हुआ है, मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। इसके साथ दूसरा पॉइंट है सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वेदांग वाग वेदज्ञ पूर्ण अंश भ्रमर गीत महत्वपूर्ण है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। दूसरा पॉइंट है सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, विकास सा प्रतीत होता है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके लिए कहा है सूरसागर के लिए। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, हजारी ने, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं सूरसागर भी इसी प्रकार का महाकाव्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल मनोराग और लिरिकल या गीत काव्यात्मक है। ये इस प्रकार से उसका उल्लेख है, आप समझ सकते हैं सूरसागर के विषय में। इसके बाद प्रश्न है 8। प्रश्न है रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राक चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं, प्रमुख युक्ति किसकी है, ये बताना है। ऑप्शन है मतीराम हैं, देव हैं, कुलपति हैं और हैं पद्माकर। तो आंसर हम देखेंगे इसका आ जाता है 4, यानी कि पद्माकर की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके बाद हम देखेंगे क्या है, रथ पालकी के समा हों, ये पद्माकर ने कहा है। वो मुख होए मधुराई कहा, कहो मीठी लगे अखियन की नुकाई, ये मतीराम का ग्रंथ प्रमुख कथन है।
इसके बाद है रावरे की रूप भरवो आँखें भरो सो भरो उबरयो सु डरियो पैर। ये देव की प्रमुख युक्ति है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट एक है एक रूप ही अर्थ बहु जहाँ कहें कभी लोए। प्रमुख ये युक्ति है कुलपत मिश्र की। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट प्रश्न है सावन आवन हेर सखी मन भावन आवन गोप विसेखी छाए कहें घन आनंद जान समहारी कोठोर ले भूलन लेगी बूंदे लगे सब अंग दगे उलटी गति अपने पापन पखी पौन सो जागत आग सुनी ही पे पाने ते लागत आँखें देखी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और बताना है कि ये पंक्तियाँ सवैया विरहिणी नायिका की किस मन की स्थिति को चित्रित करता है। ये बताना है कि ये किस प्रकार की जो नायिका का मनोस्थिति है वो किस प्रकार की है, वो अपना व्याख्यान करती है। कहती है कि आवर सावन, जब सावन आता है तो हे सखी मन भावे बहुत अच्छा लगता है, आवन चोप बिमेखी छाए कहीं घन आनंद जान समहारी की ठोर लें भूलन लेखी बूने लगे अस अंग दबे उलटी गति। इस प्रकार से इन्होंने कहा है। ऑप्शन है इसके पुलक है, मार्मिक स्थिति है, रोमांच है और है संकोच। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 सही। आंसर होगा इसका 2 सही। देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या है दी गई प्रमुख पंक्तियों में घनानंद की हैं। इन पंक्तियों में घनानंद ने उस विरहिणी नायिका का मार्मिक स्थिति का वर्णन किया है जो लंबे समय से अपने प्रियतम से दूर है और श्रावण मास आ चुका है। अब वह प्रीतम से मिलने की कल्पना किस प्रकार कर रही है, यही पंक्तियों का उल्लेख है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न नंबर है 10। प्रिय की सुध सी ये सरताए ये कानन कातर सुमुझ में तो नहीं, किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित जिसे प्रेम पत्र आते प्राय मुख संवाद संपित युक्त काव्य किस कवि की हैं, प्रसिद्ध कवि की किस कवि की हैं ये युक्ति, प्रमुख प्रसिद्ध युक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, लाला भगवान दीन। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रश्न का 2 सही, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां दी हुई हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या है प्रिय की सुध सुख संवाद सन्निहित। ये प्रमुख रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। पर प्रिय सिंधु आए प्रेम प्रलाप द्वार कुछ समय रहे सो मौन हो उन्मना सा। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख पंक्तियां हैं। और दूसरी जो पंक्तियां दी हुई हैं इन्होंने, और सजनी रोता है मेरा गान प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उनकी कोई तान। ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा प्रमुख युक्ति है। इसके बाद है लास्ट भगवान दीन के द्वारा दी हुई युक्ति। इनकी द्वारा है वीरों की सुगमताओं का यश जो नहीं गाता वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता है या जताता है। वो कहते हैं कि जो कवि वीरों की यशस्ता को नहीं अपने काव्य में लिखता है वो व्यर्थ का ही कवि है। वो फालतू में अपना अभिमान बढ़ा रहा है कि मैं कवि हूँ, लेकिन मूल रूप से वो कवि नहीं है, ऐसा माना है भगवान दीन ने। तो थैंक यू। आज इतना ही महत्वपूर्ण इन पंक्तियों के साथ
इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। सभी से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें।